अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिक्टेटरशिप यानी आमरीत। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप एंड द काइंड्स एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप। तो आज डिक्टेटरशिप के हवाले से बात होगी, जिसमें हम डिक्टेटरशिप का मफहूम जानने की कोशिश करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसके अलावा जो है डिक्टेटरशिप की नेचर क्या होती है, या फिर डिक्टेटरशिप की मुख्तलिफ इकसाम और उसके जो फ़ीचर्स हैं उनके ऊपर भी जो है बात होगी। मीनिंग ऑफ डिक्टेटरशिप, फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये तीन अहम उन्वान हैं जिसके ऊपर आज बात हो रही है। इसमें सबसे पहले हम डिक्टेटरशिप के मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, इसकी डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, फिर इसके मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनके ऊपर भी बात होगी, और लास्ट में जो है काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप के ऊपर बात होगी। इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इन एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स द रूल ऑफ वन मैन वाज कॉल्ड टिरनी। द टर्म्स ऑफ totalitarianism, autocracy and authoritarianism are also used for dictatorship। तो पहले तो ये बात याद रखिएगा कि डिक्टेटरशिप की जो टर्म है, डिक्टेटरशिप की टर्म जो है उसको और भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, मुख्तलिफ एम्पायर्स के अंदर जो है या मुख्तलिफ एजेस के अंदर जो है उनको मुख्तलिफ टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसा कि एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स जो थे वो टिरनी की टर्म इस्तेमाल करते थे। तो टिरनी जो है दरअसल ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें फ़र्द वाहद जो है या बादशाह जो है वो जुल्म सितम और जबर की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने अहकामात जो है वो जारी करता है और ताकत के ज़ोर पे अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली डिक्टेटरशिप का भी मफहूम यही है। तो डिक्टेटरशिप के लिए और बहुत सारे जो मुतबादल अल्फाज हैं, मुतबादल टर्म्स हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे टिरनी, टोटलिटेरियनिज़म, ऑटोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज़म। तो ये तमाम टर्म्स जो हैं कमोबेश इनका एक ही मफहूम है और ये डिक्टेटरशिप के मुतबादल टर्म्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। तो कदीम यूनान के अंदर और रोमन एम्पायर के अंदर जो है जो बादशाह थे जो जुल्म सितम और जबर और ताकत के ज़ोर पे जो है जुल्म सितम के ज़रिए जो है अवाम से अपने अहकामात मनवाते थे, अपने हुकूमत जो है उसको मजबूत करते थे। तो उस वक़्त जो है इस डिक्टेटरशिप के लिए टिरनी की टर्म इस्तेमाल की जाती थी। बाद में जो है इसको टोटलिटेरियनिज़म का नाम भी दिया गया, इसको ऑटोक्रेसी भी कहा जाता है, अथॉरिटेरियनिज़म भी जो है कहा जाता है। तो ये तमाम टर्म जो हैं ये डिक्टेटरशिप के मुतबादल टर्म के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। डिक्टेटरशिप इज़ एन एंटीथीसिस टू डेमोक्रेसी। तो याद रखिएगा कि डिक्टेटरशिप जो है ये दरअसल जो डेमोक्रेसी है उसका एक मुतबादल निज़ाम है और ये उसका मुतज़ाद है। यानी डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी जो हैं इनकी जो खसूसियात हैं ये एक दूसरे की एंटीथीसिस हैं, एक दूसरे की मुतज़ाद हैं। जो चीज़ डिक्टेटरशिप के अंदर पाई जाती है जमहूरियत में उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें पाई जाती हैं। जैसा कि डिक्टेटरशिप की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो इट मींस द रूल ऑफ वन मैन। तो जबकि डेमोक्रेसी की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो रूल ऑफ मैनी पर्सनस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जमहूरियत क्या है? बहुत सारे अफराद की हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक, जबकि डिक्टेटरशिप जो है उससे मुराद फ़र्द वाहद की हुकूमत है जिसमें ना तो वो किसी कानून का पाबंद होता है, ना किसी आइन का पाबंद होता है और ना ही किसी दीगर जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की उनका भी पाबंद नहीं होता। तो आमरीत जो है, डिक्टेटरशिप जो है ये दरअसल मन मर्ज़ी करने का नाम है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक निज़ाम हुकूमत को चलाने का नाम है। इसमें जो डिक्टेटर होता है, जो हुक्मरान तबका होता है, वो किसी कानून, किसी आइन, किसी असूल, किसी ज़ाब्ते, किसी किस्म की मॉरल वैल्यूज़ का पाबंद नहीं होता। जबकि जो डेमोक्रेसी है वो दरअसल एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें रियासत के आइन और कानून के मुताबिक जो है हुकूमत कायम की जाती है और आइन और कानून के मुताबिक ही हुकूमत अपने फ़रज़ सर अंजाम देती है। डिक्टेटरशिप के अंदर जो डिक्टेटर होता है वो अपने मामलात के सिलसिले में किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता, ना वो आइन के सामने जवाबदेह होता है, वो मन मर्ज़ी करता है। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर जो है जो हुक्मरान तबका होता है वो आइन और कानून के ताबे होता है और आइन और कानून के मुताबिक वो हुकूमत करता है और जहाँ कहीं वो आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो अदालतों के सामने उसको जवाबदेह होना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है डिक्टेटरशिप इज़ एन एंटीथीसिस टू डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और एनी अदर क्राइसिस।
तो डिक्टेटरशिप जो है दरअसल इसको ऐसा नहीं कहा जाता कि ये कोई बाकायदा निज़ाम हुकूमत है, बल्कि ये तो एक रिएक्शन है। एक जो डिक्टेटरशिप है ये हालात की पैदावार होती है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, इकनॉमिक क्राइसिस आता है, या फिर कुछ सोशल क्राइसिस आ जाए, या कोई भी किसी किस्म का क्राइसिस आ जाए, और जो सिविल इंतज़ामिया होती है वो उस क्राइसिस को कंट्रोल करने में, उसको हैंडल करने में नाकाम हो जाए, तो फिर जो है हुक्मरान तबका जो है वो मन मर्ज़ी करने शुरू कर देता है, एमरजेंसी नाफिज कर देता है, और फिर तमाम अख्तियारात को अपने कंट्रोल में लेकर जो है निज़ाम हुकूमत को चलाने की कोशिश करता है। तो डिक्टेटरशिप जो है बेसिकली रिएक्शन है ऐसी चीज़ों का कि जब कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होगा और सिविल इंतज़ामिया उस क्राइसिस को काबू करने में नाकाम हो जाती है, तो फिर कोई एक फ़र्द जो है वो पहले से बरसर इक़्तिदार शख्स हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, या फिर कोई फ़ौजी जर्नैल हो सकता है। तो कोई शख्स जो है वो ताकत के ज़ोर पे जो है वो फिर मामलात को अपने हाथ में ले लेता है। तीसरा जो है डिक्टेटरशिप इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर क्राइसिस। तो जहाँ कहीं भी क्राइसिस पैदा होता है और उस क्राइसिस को जो सिविल इंतज़ामिया होती है, सिविल एग्जेक्टिव जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो उसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती है और मसाइल को हल करने में नाकाम हो जाती है। और जब अवाम जो है वो उनके अंदर मायूसी पैदा होना शुरू हो जाती है और बाज़ जो रियासत की इंटीग्रेशन है, जो सालमियत है, वो ख़तरे में पड़ जाती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है डिक्टेटरशिप जो है उसके इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं और मार्शल लॉ या अमरीत जो है वो नाफिज कर दी जाती है। ए लिस्ट ऑफ डिक्टेटर्स: फिलिप II ऑफ स्पेन, क्रॉमवेल ऑफ UK, नेपोलियन ऑफ जर्मनी, मिकाडो ऑफ जापान, अयूब खान ऑफ पाकिस्तान, अतातुर्क ऑफ तुर्की एंड मुसोलिनी ऑफ इटली एंड हिटलर ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पे जो है चंद डिक्टेटर्स जो हैं उनकी मिसाल दी गई है कि दुनिया के अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है डिक्टेटरशिप कायम होती रही है। तो उनमें जो ज़्यादा मशहूर डिक्टेटर्स हैं उनमें फ़िलिप ऑफ स्पेन है, क्रॉमवेल ऑफ UK है, नेपोलियन ऑफ जर्मनी है, मिकाडो ऑफ जापान है, अयूब खान ऑफ पाकिस्तान, अतातुर्क ऑफ तुर्की, मुसोलिनी ऑफ इटली एंड हिटलर ऑफ जर्मनी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन दुनिया के मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर जो है अपनी डिक्टेटरशिप जो है वो कायम की है। इसके अलावा इजिप्ट, इराक़, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये वो मुल्क हैं जहाँ भी डिक्टेटरशिप की कोई ना कोई शक्ल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है 4 बार जो है फ़ौजी मार्शल लॉ लग चुका है। पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था, दूसरा मार्शल लॉ जो है वो जनरल याहिया खान का है, तीसरा मार्शल लॉ जो है वो जनरल ज़िया हक ने, और चौथा मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया है। तो मार्शल लॉ जो है बेसिकली ये भी डिक्टेटरशिप की एक शक्ल है कि बाज़ का जो है कोई फ़ौजी जर्नैल जो है वो अख्तियार से तजावुज़ करके जो है वो रियासत को अपने कंट्रोल में ले लेता है, हुकूमत पे कब्ज़ा कर लेता है और अपने अहकामात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है चलाना शुरू कर देता है। तो ऐसी हुकूमत जो है उसको डिक्टेटरशिप का नाम दिया जाता है। तो डिक्टेटरशिप जो है ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौजी डिक्टेटरशिप ही हो, वो सिविलियन की भी हो सकती है। उसमें रूल ऑफ वन मैन हो सकता है, रूल ऑफ वन पार्टी हो सकता है, तो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर डिक्टेटरशिप है क्या? डिक्टेटरशिप है रियासत को किसी आइन, किसी कानून, किसी अखलाकियात की बजाय किसी फ़र्द वाहद की मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का नाम। तो जहाँ भी आइन और कानून को नज़रअंदाज करके कोई हुक्मरान जो फ़र्द वाहद हो या कोई पार्टी हो वो मन मर्ज़ी करने लगती है, तो यही मन मर्ज़ी जो है वो उसकी डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न डिक्टेटरशिप इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय मींस ऑफ कू डेटा एंड रेवोल्यूशन। तो जदीद दौर के अंदर जो है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो है डिक्टेटरशिप कायम हुई है, तो दरअसल वो फ़ौजी बगावतों के ज़रिए हो जाती है या फिर रेवोल्यूशन के ज़रिए होती है। तो जहाँ कहीं बगावत कामयाब हो जाती है या फिर रेवोल्यूशन जो है इनकलाब की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो कामयाब हो जाती हैं, तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है वो कायम हो जाती है। तो मौजूदा दौर के अंदर जो डिक्टेटरशिप की मिसालें मिलती हैं या तो वो कू डेटा और रेवोल्यूशन के ज़रिए आती हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो है 4 बार जो है फ़ौजी जर्नैल जो हैं उन्होंने इक़्तिदार के ऊपर जो है वो ताकत के ज़रिए फ़ौजी ताकत को इस्तेमाल करके अपने अदारे की ताकत को इस्तेमाल कर जो है इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया है।
और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ऐसा बांग्लादेश में भी हो चुका है, श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। तो दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो इस तरह की सूरत हाल से दो चार रहे हैं। होता यह है जहाँ कहीं भी कोई क्राइसिस पैदा होता है और उस क्राइसिस को हल करने में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो नाकाम हो जाती है, और फिर आवाम जो हैं वो अपने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालबा करते हैं कि कोई ताकतवर शख्स जो है, ये ताकतवर दारा जो है वो बराह रास्त इख्तियार के ऊपर कब्ज़ा कर ले, या फिर कोई इकनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, सोशल क्राइसिस हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है फिर कोई दारा जो है अपनी ताकत इस्तेमाल करके, असर और सूख इस्तेमाल करके वो इख्तियार के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, और फिर आइन को नज़रअंदाज करके या आइन को मुअत्तल या मनसूख करके वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है आइन बनाकर, PCO बनाकर जो है वो रियासत का निज़ाम चलाने लगता है, रियासत को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो फिर ऐसी कैफियत जो है वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाती है। व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप? अब बहुत सारी बातें इस वाले से हो रही हैं, कुछ नई बातें इसमें होंगी। ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसा कि जमहूरियत के हवाले से जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट इब्राहम लिंकन जो है उसकी डेफिनेशन की जाती है, तो पहले मैं उसको बता दूं ताकि ये आसान हो जाए। तो वह है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी जमहूरियत ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम हुकूमत करते हैं, अवाम के लिए हुकूमत की जाती है और अवाम के ज़रिए की जाती है, अवाम पर हुकूमत की जाती है। तो जमहूरियत के अंदर जो है माशरे की बहुत बड़ी तादाद जो है रूल ऑफ मैनी पीपल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जमहूरियत होती है। तो ये क्या है? रूल ऑफ वन मैन। तो ये फ़र्द वाहद की हुकूमत है, या फिर किसी एक ग्रुप या फिर किसी एक पार्टी की हुकूमत है। तो इसमें जो दूसरा फ़र्द है या दूसरी पार्टी जो है या दूसरा कोई ग्रुप जो है उसको शरीक नहीं किया जाता। जमहूरियत जो है वो बहुत सारे अफराद मिलकर जो है निज़ाम हुकूमत कायम करते हैं और फिर वो आइन और कानून के मुताबिक जो है हुकूमत की जाती है। जबकि डिक्टेटरशिप जो है वो रूल ऑफ वन मैन है, रूल ऑफ वन ग्रुप हो सकता है, रूल ऑफ वन पार्टी हो सकता है। लेकिन जो अहम बात यह है कि जब भी किसी मुल्क में मार्शल लॉ जो है डिक्टेटरशिप आती है, तो डिक्टेटरशिप जो है वो किसी मुतफ़िका कानून या मुतफ़िका आइन के मुताबिक नहीं होती, बल्कि जो डिक्टेटर होता है, चाहे वो एक फ़र्द की हो बात या पूरी पार्टी की बात हो, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़ाती सोच और फ़िक्र के मुताबिक ताकत के ज़रिए, जबर और जुल्म के ज़रिए जो है वो निज़ाम चलाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है ऐसा निज़ाम जो है उसको डिक्टेटरशिप का नाम दिया जाता है। डिक्टेटरशिप रेफर्स टू एन autocratic form of absolute rule by leadership, unrestricted by law, constitution or any other social political factors within the state। तो बात वहीं चल रही है उसकी डेफिनेशन के हवाले से, उसके मफहूम के हवाले से। तो डिक्टेटरशिप रेफर्स टू एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रूल ऑफ लीडरशिप। तो जो डिक्टेटरशिप बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो हुक्मरान होता है उसको एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, वो मुतलकुल अनान होता है, वो अकेला ही तमाम अख्तियारात का मालिक होता है। वो अपनी ज़ात में लेजिस्लेचर भी होता है, वो अपनी ज़ात में जो है वो एग्जेक्टिव भी है, और वो अपनी ज़ात में जो है वो जुडिशरी का रोल भी अदा कर रहा होता है। यानी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो हैं वो भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फ़ैसला अंजाम देते हैं, और किसी इदारे के अंदर इतनी ताकत, इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी डिक्टेटर की राय को नज़रअंदाज कर सके। तो ऐसा निज़ाम जो है जिसमें जो डिक्टेटर है, जो लीडरशिप है, जो लीडर है उसको एग्जेक्टिव पावर्स भी हासिल हों, उसी को जो है वो लेजिस्लेचर की पावर भी हासिल हों और उसे जुडिशरी की पावर भी हासिल हों, तो और वो अब्सोल्यूट पावर का मालिक हो, तमाम सिस्टम के ऊपर वो गालिब आ जाए और उसके अलावा कोई दूसरा फ़र्द है उसमें अपनी राय ना दे सकता हो या उसकी राय की कोई अहमियत ना हो, और उसके बाद जो है अनस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। तो वो बज़ाते ख़ुद जो है उसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदियाँ नहीं होती, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जवाबदेह होता है, ना वो आइन के सामने जवाबदेह है, ना वो कानून के सामने जवाबदेह है, ना ही जो दीगर सोशल वैल्यूज़ होती हैं किसी सोसाइटी की या किसी भी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता। तो ऐसे ही जो अनस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी है, जो कानून, आइन, किसी ज़ाब्ते, किसी अखलाकियात की पाबंद नहीं होती और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मन मर्ज़ी करते हुए वो लोगों के ऊपर हुकूमत करती है, ताकत के ज़ोर पे, जबर और जुल्म के ज़ोर पे जो है उसको डिक्टेटरशिप का नाम दिया जाता है।
In dictatorship, the entire power of the state is concentrated in the hands of one man, the rule. तो बात वही है जो पहले हो रही है, इसको दोबारा इसको देख लेते हैं। इन डिक्टेटरशिप यानी जहाँ कहीं डिक्टेटरशिप कायम होती है, आमरीत जो है का नफाज होता है। द इंटायर पावर ऑफ द स्टेट, रियासत की तमाम ताकत, चाहे वो एग्जेक्टिव से रेलिवेंट हो, जुडिशरी से रेलिवेंट हो, वो जो है वो उसका तल्लुक़ लेजिस्लेशन के साथ हो, उसका तल्लुक़ जो है विद इन द स्टेट्स जितनी भी मामलात होते हैं उनके साथ हो, या आउट द स्टेट यानी उसकी ख़ारजा पॉलिसी से हवाले से हो या दाखिला पॉलिसी के हवाले से हो, तमाम जो ताकत है वो एक ही फ़र्द के पास होती है। वो एक जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। आप इसको यूँ समझ लेते हैं कि जो डिक्टेटरशिप जो है उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है। तमाम जो ताकत है वो किसी एक फ़र्द या एक पार्टी के पास जमा हो जाती हैं, जबकि जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, वो बेस करती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अंदर क्या है, अख्तियारात तकसीम हो जाते हैं। कुछ अख्तियारात जो हैं वो लेजिस्लेचर के पास चले जाते हैं, कुछ अख्तियारात एग्जेक्टिव के पास हैं, कुछ जो है वो जुडिशरी के पास हैं, और इन तमाम अदारों को जो अख्तियारात होते हैं वो आइन के ज़रिए हासिल होते हैं, वो किसी हुक्मरान से उनको दिए हुए नहीं होते। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि तमाम पावर्स किसके पास चली जाती हैं, डिक्टेटर के पास चली जाती हैं, जो हुकूमत कर रहा होता है, जो हुक्मरान है। और जो अदारे वहाँ पे डमी किस्म के अदारे होते हैं, बरनाम किस्म के जो अदारे होते हैं, उनको जो अख्तियारात दिए जाते हैं वो अख्तियारात उस डिक्टेटर से लिए जाते हैं, और डिक्टेटर जब चाहे उनसे अख्तियारात वापस ले सकता है, जब चाहे उनमें कमी बेशी कर सकता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है होता ये है कि तमाम अदारों को आइन के ज़रिए अख्तियारात हासिल होते हैं और वो आइन के सामने ही जवाबदेह होते हैं। तो जो जमहूरियत के अंदर जो है, जो हुक्मरान होता है, वो सदर है या वज़ीर-ए-आज़म है, तो वो किसी इदारे के अख्तियारात को बरह रास्त ना तो कम कर सकता है और ना ही उनको ख़त्म कर सकता है, ना उनमें इजाफ़ा कर सकता है। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे एक पार्लियामेंट कायम होती है, और वो पार्लियामेंट का अख्तियार हासिल है कि वो आइन के अंदर तरमीम करे, आइन के अंदर रद्द-ओ-बदल करे, किसी चीज़ को कम या ज़्यादा करे। तो सदर या वज़ीर-ए-आज़म बरह रास्त जो है किसी इदारे के अख्तियारात में कमी बेशी नहीं कर सकता। जबकि जहाँ डिक्टेटरशिप होगी तो वहाँ जो है जो डिक्टेटर है उसको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो जिस इदारे को चाहे उसकी जवाब तलबी कर सकता है, उसके अख्तियारात में कमी बेशी कर सकता है। तो ये यही जो है इसमें सेंट्रलाइज चीज़ें हो जाती हैं, तमाम अख्तियारात वन मैन के पास हो जाते हैं। जिस तरह 1962 का जब आइन पाकिस्तान में नाफिज किया गया था तो उसके ऊपर तंज़ करते हुए कहा गया था कि 1962 का जो आइन है ये फैसलाबाद का घंटाघर है। जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद का घंटाघर जो है उसके 8 बाज़ार हैं, और आप 8 बाज़ारों में से किसी तरफ से भी फैसलाबाद से दाखिल हों तो आप चलते चलते आप घंटाघर पहुंच जाते हैं। तो इसी वाले से जो है 1962 का जो आइन था पाकिस्तान का, तो उसमें ये कहा गया कि 1962 के आइन को आप कहीं से भी पढ़ना शुरू करें, आप उसका जुडिशल सिस्टम पढ़ना शुरू करें, एग्जेक्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू करें, आप उसका लेजिस्लेचर सिस्टम पढ़ना शुरू करें, आप जो है वो सूबाई गवर्नर या सूबाई असम्बली के अख्तियारात को पढ़ना शुरू करें, तो बात चलती चलती जो है वो सदर तक पहुंच जाती है। तो अल्टीमेट पावर जो है उसमें प्रेसिडेंट को हासिल थी, लिहाजा उसको तंज़िया तौर पे जो है फैसलाबाद का घंटाघर जो है वो कहा गया। तो ये है कि उसमें तमाम पावर सेंट्रलाइज हो जाती हैं डिक्टेटरशिप के अंदर। जबकि जमहूरियत के अंदर क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज होता है। जमहूरियत नाम ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का है, और डिक्टेटरशिप जो है डैट इज़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डैट हैज़ द पावर टू गवर्न और रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ दोज बीइंग गवर्नड। ये एक नई बात है। तो डिक्टेटरशिप बेसिकली क्या है, डिक्टेटरशिप एक ऐसी हुकूमत है, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हैज़ द पावर टू गवर्न, जिसमें डिक्टेटर जो होता है उसको ये पावर हासिल होती है कि वो उन लोगों की मर्ज़ी के बरक्स हुकूमत करे जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जा रही होती है। जबकि जमहूरियत के अंदर क्या होता है, जमहूरियत में इस बात का फ़ैसला अवाम करते हैं कि उनके ऊपर हुकूमत कौन करेगा, और डिक्टेटरशिप के अंदर जो है जो अवाम की राय होती है, जो अवाम की कंसेंट होती है, उसको रद्द कर दिया जाता है और लोगों के ऊपर
ताकत के ज़रिए, जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए जो है वो हुकूमत की जाती है। और जहाँ कहीं अवाम उसकी हुकूमत को मानने से इनकार करते हैं तो डिक्टेटर उनके ख़िलाफ़ जो है जुल्म व जबर को इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेता है। जबकि जमहूरियत के अंदर क्या है कि जमहूरियत के अंदर इस बात का फ़ैसला अवाम ख़ुद करते हैं कि उनके ऊपर कौन लोग हुकूमत करेंगे, और जब लोग उनसे मुतमिन नहीं होते तो वो इलेक्शन के अंदर अपनी हुकूमत तब्दील कर लेते हैं। तो जमहूरी डिक्टेटरशिप क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ द पावर टू गवर्न अ रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ दोज बीइंग गवर्नड, यानी उन लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके ऊपर हुकूमत करना जो है वो डिक्टेटरशिप कहलाता है। उनकी राय नहीं ली जाती, उनके ऊपर ताकत के ज़रिए जो है हुकूमत की जाती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसमें हम मुख्तसर तौर पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप में है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप और मोनार्क डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ द राइट्स और डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट्स। तो इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। बुनियादी तौर पे जो है ये जमहूरियत डिक्टेटरशिप की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ मिलिट्री या मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप बेसिकली क्या है? रूल ऑफ वन मैन बाई हुक और बाई क्रुक, ताकत के ज़रिए, जबर ज़ब्त के ज़रिए हुकूमत करना जो है। तो जब कहीं कोई फ़ौजी जर्नैल जो है वो अपनी फ़ौजी अदारे की ताकत को इस्तेमाल करके, उसके रसूख को इस्तेमाल करके ताकत के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेता है और आइन को मनसूख कर देता है या आइन को मुअत्तल कर देता है, तो फिर वो क्या है? ऐसी हुकूमत को या ऐसी डिक्टेटरशिप को मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहा जाता है। पाकिस्तान में जो है 4 बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो आ चुकी है। पहली बार 1958 में 1958 को अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, और दूसरे नंबर पे जो है 1969 को जो है 1969 को जो है जनरल याह्या खान ने, फिर 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने, और 1999 को जो है परवेज़ मुशर्रफ ने जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो नाफिज की थी। तो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका, थाईलैंड के अंदर जो है, कई दुनिया के ममालिक के अंदर जो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप की मिसालें जो है वो मिल जाती हैं। फिर है सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप। सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप क्या है कि एक कोई पार्टी जो है वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो पूरे निज़ाम के ऊपर गालिब आ जाती है, और दीगर सियासी जमातें जो होती हैं उनको बिल्कुल गैर मौसर कर दिया जाता है, उनको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो जहाँ कहीं भी जो कम्युनिज़म होता है या सोशलिज़म होता है, जहाँ पे इश्तराकियत पाई जाती है या इश्तराकियत की कोई दूसरी शक्ल पाई जाती है, वहाँ पे बुनियादी तौर पे वन पार्टी रूल होता है, वहाँ किसी दूसरी पार्टी के क़याम की इजाज़त नहीं होती। तो इश्तराकी जो निज़ाम है वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, और वो सिंगल पार्टी सिस्टम जो है उसके ज़रिए ही निज़ाम हुकूमत को चलाया जाता है। ना तो किसी दूसरी पार्टी को काम करने की इजाज़त होती है, ना ही दूसरी पार्टी जो है कायम हो सकती है। तो एक ही पार्टी जो है वो पूरे सियासी निज़ाम के ऊपर गालिब होती है। जैसा कि चीन के अंदर सिंगल पार्टी रूल है, और रशिया के अंदर भी ऐसा ही है, या शुमाली कोरिया के अंदर है, क्यूबा के अंदर है। तो इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वन पार्टी रूल है, और वो पार्टी जो है जो वन पार्टी रूल होता है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट है मोनार्क डिक्टेटरशिप, यानी बादशाही मोनार्की से है ये। तो बास का ये होता है कि कोई बादशाह जो है वो भी डिक्टेटरशिप जो है का रवैया अख्तियार कर लेता है, कि जब बादशाह जो है, जैसा कि प्लेटो जो है, मैं प्लेटो की बात कर रहा हूँ, प्लेटो अफलातून की बात की जा रही है। तो प्लेटो ने जो है कहा कि अगर बादशाह जो है इंसाफ पसंद हो, वो अदल करने वाला हो, वो रहम करने वाला हो, और वो रियासत और अवाम के मफादात का मुहाफ़िज़ हो, तो कहता है कि बादशाह जो है फिर वो पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है, और वो सबसे बेहतरीन निज़ाम हुकूमत जो है शुमार किया जाता है। यानी अगर बादशाह जो है इंसाफ पसंद है, अदल इंसाफ करने वाला है, रहम करने वाला है, लोगों की ज़रूरियात, लोगों के मसाइल और उनके मामलात पे नज़र रखने वाला है, और अपनी ताकत को, अपने अख्तियारात को और वसाइल को अवाम की फ़्लो बहबूद के लिए खर्च करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है, स्टेट को जो है वो तरजीह देने वाला है, तो फिर ऐसा निज़ाम हुकूमत जो है वो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। लेकिन वो कहता है कि कुछ अर्सा के बाद जो है बादशाह मन मर्ज़ी करने लगता है, और वो अखलाकियात को नज़रअंदाज करके, ताकत इस्तेमाल करके, जुल्म व सितम इस्तेमाल करके अवाम के ऊपर जो है वो अपना रोब और दबदबा जमा कर हुकूमत करने लगता है। तो फिर वो जो मोनार्की है
वो टिरनी में तब्दील हो जाती है। वो एक ऐसे निज़ाम में जो जुल्म व जबर की बुनियाद के ऊपर कायम हो। तो अगर बादशाह रहमदिल है, इंसाफ पसंद है, तो फिर मोनार्की है, और वो मोनार्की जो है वो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत उसको अफलातून कहता है। लेकिन जब वो बादशाह जो है वो जुल्म व सितम पे उतर आता है, बेरहम हो जाता है, और वो ताकत इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, किसी अखलाकियात को, किसी आइन को, ज़ाब्ते को कबूल नहीं करता, तो फिर वो टिरनी में तब्दील हो जाती है। तो कोई बादशाह भी है, बादशाह तो बाकायदा एक निज़ाम हुकूमत है, लेकिन वो बादशाह एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लेता है कि वो टिरनी में तब्दील हो जाता है, वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाता है। तो दरअसल बादशाहत एक बाकायदा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और बादशाह जो है वो अवाम की फ़्लो बहबूद के लिए जो है वो काम करता है। जैसा कि हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं, कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि किसी मुल्क का बादशाह बड़ा रहमदिल था, बड़ा इंसाफ पसंद था। तो जो बेसिकली ये बादशाहत एक निज़ाम हुकूमत है। जो डिक्टेटरशिप है वो दरअसल दौंस धांधली के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, जुल्म सितम और जबर के ज़रिए जो है वो हुकूमत करने का नाम है। ये एक नेगेटिव सेंस है किसी भी निज़ाम की, बिगड़ी हुई आप कह सकते हैं, किसी भी निज़ाम की बिगड़ी हुई शक्ल है जिसमें आइन और कानून को नज़रअंदाज करके हुकूमत की जाती है, और ताकत के ज़रिए और जबर के ज़रिए जो है हुकूमत की जाती है। तो नेक्स्ट है नंबर 3 पे डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ़्ट। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ़्ट है बाएं बाजू की आमरीत। बाएं बाजू की आमरीत जो है ये दरअसल जो है वो इश्तराकी आमरीत होती है, या इसको प्रोलतारी आमरीत भी जो है कहा जाता है, और ये सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ है, और सरमायादाराना निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है उसको कायम करके वो अब निज़ाम हुकूमत को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मज़दूर जो हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वो इक़्तिदार के ऊपर काबज़ आ जाते हैं। जो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं वो जो है वो बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं। तो ऐसी जो आमरीत है फिर उसको बाएं बाजू की यानी लेफ्टिस्ट डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। तो इसमें जो कवानीन होते हैं वो रियासत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होते हैं, और तमाम जो ज़िंदगी के शोबे हैं, चाहे वो सियासी ज़िंदगी हो, वो मुआशी हो, वो मजहबी हो, उसका तल्लुक़ सकाफ़ती मामलात के साथ हो, रियासत को तमाम अदारों के ऊपर और तमाम मामलात के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो जाता है। और जो इंडिविजुअल है, जो फ़र्द है, उसकी आज़ादी जो है वो बड़ी महदूद होकर रह जाती है। तो ऐसी जो डिक्टेटरशिप है उसको डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ़्ट जो है वो कहा जाता है। तो जहाँ कहीं भी सोशलिज़म पाया जाता है या कम्युनिज़म पाया जाता है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ़्ट ही जो है वो कायम होती है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ द राइट्स, दाएं बाजू की आमरीत। दाएं बाजू की आमरीत से मुराद ये है कि ये दरअसल सरमायादाराना निज़ाम पर मुश्तमिल होती है, और ये इश्तराकी निज़ाम के ख़िलाफ़ होती है। तो ये इसको यूँ कह लें कि जिस तरह डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ़्ट जो है ये प्रोलतारी यानी मज़दूरों की आमरीत है, और जो डिक्टेटरशिप ऑफ द राइट्स है वो दरअसल जो है सरमायादारों की आमरीत है। यानी जिस उसमें मज़दूर जो हैं वो गालिब आ जाते हैं, और इसमें सरमायादार निज़ाम गालिब आ जाता है, सरमायादार गालिब आ जाते हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी फर्म्स हैं वो गालिब आ जाती हैं, और पूरी रियासत जो है वो ऐसे लगता है कि वो सिर्फ उनके मफादात की मुहाफ़िज़ है, और पूरा सियासी निज़ाम जो है उनके गिरद गर्दिश करता हुआ नज़र आता है, और आम शख्स है उसकी राय को जो है नज़रअंदाज कर दी जाता है, उसके मफादात को नज़रअंदाज कर दी जाता है। तो ऐसी इस वाले से इसको जो है वो दाएं बाजू की राइट पार्टी जो है दाएं बाजू की आमरीत जो है कहा जाता है। तो अगरचे नज़रियाती तौर पे जो है दाएं बाजू और बाएं बाजू की जो आमरीत है उसमें फ़र्क पाया जाता है। जैसा कि बाएं बाजू की जो आमरीत है उसको वो इश्तराकियत पर मबनी होती है, और दाएं बाजू की जो आमरीत है वो सरमायादाना निज़ाम पर जो है मबनी होती है। लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो दोनों जो सिस्टम हैं डिक्टेटरशिप की, जो दोनों सूरतें हैं, उसमें रियासत जो है उसको बड़ी अहमियत हासिल हो जाती है, और रियासत के नाम के ऊपर जो है दोनों तबके जो हैं, चाहे वो मज़दूर हों चाहे वो सरमायादार हों, वो गालिब आ जाते हैं। तो रियासत से जो कम्युनिस्ट हैं उनके, जो लेफ्टिस्ट हैं, उनके मुताबिक भी रियासत एक बरतर अदारा है, और फ़र्द जो है उसमें एक मशीन के पुर्जे की तरह होता है। और अगर डिक्टेटरशिप ऑफ द राइट्स की बात की जाए तो इसमें भी रियासत को बड़ी अहमियत हासिल होती है, और रियासत से बरतर कोई भी दूसरा अदारा जो है वो नहीं होता। तो दोनों निज़ामों में प्रैक्टिकली आप देखें
तो स्टेट जो है वो बड़ी अहमियत जो है वो अख्तियार कर जाती है और ज़िंदगी के तमाम शोबे जो हैं, चाहे वो सियासी हों, मुआशी हों, मजहबी हों, सकाफ़ती हों, कोई भी उसका पहलू हो, तो उसके ऊपर जो है स्टेट जो है वो गालिब आ जाती है और रियासत जो है वो अपने मफादात के नाम के ऊपर जो है वो तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ये निज़ाम जो है ये दरअसल सरमायादाराना तबके के मफादात का मुहाफ़िज़ होता है। यही सरमायादार तबका जो है वो अपने सरमाए को इस्तेमाल करके, अपनी दौलत को इस्तेमाल करके वो सियासी इदारों के ऊपर भी गालिब आ जाता है, वो मुआशी इदारों के ऊपर भी गालिब आ जाता है और वो सकाफ़ती इदारों के ऊपर भी गालिब आ जाता है, वो ज़राए अबलाग के ऊपर भी गालिब आ जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ़्ट है उसमें मज़दूर जो है वो मनमर्ज़ी करते हैं, क्या जो कम्युनिस्ट हैं वो मनमर्ज़ी करते हैं, और जो डिक्टेटरशिप ऑफ द राइट्स है, जो दाएं बाजू की जो डिक्टेटरशिप है उसमें सरमायादार जो है वो तमाम शुबा है ज़िंदगी के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, रिलीजियस हैं या कल्चरल हैं, या वो जितने भी ज़राए अबलाग हैं उनके ऊपर गालिब आकर उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करता है और आम फ़र्द जो है उसके मफादात को, उसकी राय को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है इसको दाएं बाजू की डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। तो ये टर्म भी डिक्टेटरशिप में आम इस्तेमाल होती है और इसका जो एक्चुअल इस्तेमाल है वो बरतानिया के सियासी निज़ाम में होता है। बरतानवी कैबिनेट के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट जो है, एक बात याद रखिएगा कि इसका तल्लुक़ जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से होता है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में ख़ास तौर पे जो बरतानवी डिक्टेटरशिप कैबिनेट सिस्टम है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे बरतानवी कबीना ने अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है। उसकी वजह क्या है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसको वसी इंतज़ामी अख्तियारात भी हासिल हैं, उसको लेजिस्लेचर के ऊपर भी जो है वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल होता है, दारुल अवाम के ऊपर ख़ास तौर पे उसको अपनी मर्ज़ी जो है मुसल्लत करने का मौका मिल जाता है और दारुल अवाम की जो मुद्दत है उसका इन्हसार भी जो है वो कैबिनेट की मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। कैबिनेट जब चाहे उसको बरतरफ कर सकती है। इसके अलावा फिर जो पार्टी डिसिप्लिन होता है बरतानिया के अंदर, बरतानवी कैबिनेट उसका फ़ायदा उठाकर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर लेती है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका भी फ़ायदा उठाया जाता है। इसके अलावा जो डेलीगेटेड पावर्स हैं उसका फ़ायदा उठाया जाता है और इसके साथ जो है जो पार्लियामेंट है उसको बर्खास्त करने का अख्तियार जो है वो भी दरअसल कैबिनेट के ही पास है। तो बरतानवी कैबिनेट जो है उसको इतने वसी अख्तियारात हासिल होते हैं, या किसी भी अगर खालिस पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं पे है तो वहाँ पे कैबिनेट इतनी वसी अख्तियारात की मालिक होती है तो बाज़ वो अपनी हदूद से तजावज़ करके मन मर्ज़ी करने लगती है और उसकी यही मन मर्ज़ी जो है वो उसकी डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाती है। इसलिए जो है कहा जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो कैबिनेट होती है वो बाज़ ऐसा रवैया अख्तियार कर लेती है जिसको डिक्टेटरशिप का नाम दिया जाता है। ख़ास तौर पे बरतानवी कैबिनेट के बारे में कहा जाता है कि उसने बरतानिया के अंदर अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है, क्योंकि बरतानिया के अंदर कबीना की मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं बनती, चाहे वो दाखिला पॉलिसी हो या वो खारजा पॉलिसी हो। और इसमें लास्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट्स। तो प्रोलेटारिएट्स जो हैं यानी प्रोलतारी जो हैं उनकी डिक्टेटरशिप है। ये दरअसल इसका तल्लुक़ भी डिक्टेटरशिप ऑफ द लेफ्ट्स के साथ है। बाएं बाजू की जो डिक्टेटरशिप है तो इसका तल्लुक़ इश्तराकी निज़ाम के साथ है या कम्युनिज़म के साथ है। और जहाँ कहीं भी सोशलिज़म होता है या कम्युनिज़म होता है तो वहाँ पे जो मज़दूर तबका होता है वो इतना बाअसर हो जाता है कि वो इक़्तिदार के ऊपर काबूज़ हो जाता है। तो जहाँ कहीं प्रोलतारी इनकलाब आता है, प्रोलतारी इनकलाब कामयाब हो जाता है और वहाँ पे उनकी आमरीत जो है कायम हो जाती है और वो रियासत के नाम के ऊपर तमाम वसाइल के ऊपर जो है काबूज़ हो जाता है। तो इस हवाले से जो है ऐसी डिक्टेटरशिप जिसमें जो प्रोलतारी जो हैं वो काबूज़ हो जाएं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रियासत जो है उसका दायरा कार मुतय्यन किया जाए तो उसको प्रोलतारी डिक्टेटरशिप कहा जाएगा। जैसा कि 1917 में जो है रशिया के अंदर जो है लेनिन ने जो है प्रोलतारी आमरीत जो थी वहाँ पे जो थी कायम कर ली थी। इस तरह चाइना के अंदर भी जो है 1949 में जो है वो प्रोलतारी डिक्टेटरशिप जो है उसकी एक शक्ल सामने आई। तो मज़दूर तबका जो है जहाँ जो मेहनत कश तबका है या जो किसान तबका होता है वो आपस में इत्तेहाद करके सरमायादारों के ख़िलाफ़ बगावत कर देता है और जब बगावत कामयाब हो जाती है
तो फिर उनकी जो हुकूमत कायम होती है उसको प्रोलेटारिएट डिक्टेटरशिप का नाम दिया जाता है। और ऐसे निज़ाम के अंदर जो है जो सरमायादार हैं या ज़मींदार हैं या बड़े बड़े कारखानेदार हैं उनको ज़ाती मलकियत से महरूम कर दिया जाता है और तमाम जो ज़राए पैदावार होते हैं या ज़राए आमदनी होते हैं वो रियासत के ज़ेर कंट्रोल चले जाते हैं। और जो ज़राए अबलाग होते हैं चाहे वो अखबारात हों, नशर व इशाअत के इदारे हों, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब के ऊपर रियासत का सख्त कंट्रोल होता है। और कोई शख्स जो है वो ज़ाती रियासत की जो मेजर पॉलिसी होती है उसके ख़िलाफ़ इज़हार ख़्याल जहाँ पे नहीं कर सकता। और तमाम ज़राए पैदावार जो है उनको रियासत जो है वो ताकत के ज़रिए कंट्रोल कर रही होती है। और ऐसा तबका जो वो जो सरमायादाना निज़ाम का हामी हो उसको समाज दुश्मन जो है करार दे दिया जाता है, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। तो इस तरह की आमरीत जो है अब जो है वो रशिया में इसकी एक शक्ल है, चाइना के अंदर है, शुमाली कोरिया में है, या दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जुज़वी तौर पर जो है इसकी कोई ना कोई शक्ल जो है पाई जाती है। लास्ट हमारा सेगमेंट है फीचर ऑफ द डिक्टेटरशिप, वन पार्टी वन लीडर एंड वन मैन मैनिफेस्टो या फिर प्रोग्राम। तो मुख्तसर तौर पे ये है कि जो डिक्टेटरशिप होती है वो दरअसल रूल ऑफ वन पार्टी है, रूल ऑफ वन लीडर है और वन मैन मैनिफेस्टो होता है। यानी एक फ़र्द की हुकूमत होती है या फिर एक पार्टी की हुकूमत होगी या फिर एक मंशूर के ज़रिए, एक प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो हुकूमत की जाती है। तो इस हुकूमत के अंदर जो है किसी दूसरे फ़र्द को शरीक नहीं किया जाएगा, किसी दूसरी पार्टी को पार्टिसिपेशन करने की इजाज़त नहीं होती और उसी पार्टी का मंशूर होता है, उसी फ़र्द का मंशूर होता है, किसी दूसरे मंशूर की भी जो है इजाज़त नहीं होती। अब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी तो नंबर 2 है कि जहाँ कहीं भी डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पे ये जो इनफरादी आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको पाबंदी लगा दी जाती है और इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसको इंतहाई ज़्यादा महदूद कर दिया जाता है। दरअसल जो डिक्टेटरशिप और जो डेमोक्रेसी है उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जमहूरियत के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है और इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसको फोकस किया जाता है। फ़र्द को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी दे दी जाती है, बहुत सारे हकूक़ हासिल होते हैं। और जो डिक्टेटरशिप है उसमें फ़र्द की आज़ादी जो है, उसके जो राइट्स, ख़ास तौर पे राइट ऑफ स्पीच जो है उसको सलब कर लिया जाता है। तो इस तरह जो है नेक्स्ट है टोटलिटेरियन स्टेट है और ये जो है वो मुतलक अलअनान रियासत होती है। उसमें तमाम अख्तियारात जो हैं उनको किसी एक मरकज़ के ऊपर जो है इकट्ठा कर दिया जाता है, सेंट्रलाइज़ कर दिया जाता है और इस तरह जो है वो वन मैन रूल जो है उसको चलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।